हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम स्टोरी एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हमारी आज कंपनी लॉ की क्लास है। कंपनी लॉ में हम चैप्टर कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्दर इशू ऑफ शेयर। एक कंपनी किस तरह से फर्दर इशू ऑफ शेयर कर सकती है, हमने पढ़ा था। वो राइट इशू के थ्रू, राइट इशू या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इनके थ्रू क्या कर सकती है, फर्दर इशू ऑफ शेयर कर सकती है। जब भी कंपनी अपनी सब्सक्राइब शेयर को इंक्रीज करना चाहे, हमने पढ़ा था, जब भी कंपनी अपनी सब्सक्राइब और पेड अप शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहे, तो वो फर्दर इशू ऑफ शेयर के थ्रू कर सकती है। हमने ये पढ़ा था, फर्दर इशू ऑफ शेयर के थ्रू कर सकती है। राइट इशू हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। राइट इशू के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कंपनीज एक्ट का सेक्शन, अगर मैं बात करूं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए read with rule 12 of the company share capital and debenture rules। वो बात करता है किसके बारे में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में। सेक्शन 62 क्लोज 1, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए और रूल 12। अब बात आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन, अगर हम बात करें सेक्शन 2 क्लोज 37, सेक्शन 2 क्लोज 37 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो बात करता है ईसॉप की डेफिनेशन। क्या होती है ईसॉप की डेफिनेशन, उसके बारे में बात करें। ईसॉप होता क्या है? ईसॉप, इसमें क्या होता है, ईसॉप के अंदर क्या होता है, ईसॉप इज एन ऑप्शन, इट इज एन ऑप्शन। ये एक ऑप्शन होता है जो किसको दिया जाता है, कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के
ऑफिसर को या कंपनी के एम्प्लॉय को। किसको दिया जाता है ये ऑफर? ये कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के ऑफिसर को या कंपनी के एम्प्लॉय को दिया जाता है। या फिर एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के, एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया जाता है। इट इज एन ऑप्शन। और क्या होता है ऑप्शन? क्या दिया जाता है इसमें? ऑप्शन क्या दिया जाता है? ऑप्शन दिया जाता है द बेनिफिट और राइट टू परचेज। क्या ऑप्शन दिया जाता है इसमें? राइट टू परचेज का ऑप्शन दिया जाता है। राइट टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। राइट टू परचेज द शेयर्स of the company at a predetermined date and price। तो अगर आपसे कोई पूछे ESOPs होता क्या है, तो सेक्शन 2 क्लोज 37 जो है कंपनीज एक्ट का बात करता है ESOPs। उसके अकॉर्डिंगली क्या है, ESOPs जो दिया जाता है वो ऑप्शन दिया जाता है कंपनी के किसी डायरेक्टर को, ऑफिसर को या एम्प्लॉय को, या किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के किसी डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को। क्या ऑप्शन दिया जाता है? राइट टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। एक फ्यूचर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर्स को परचेज करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। अब रेजोल्यूशन क्या पास होता है ESOPs के लिए? अगर कोई कंपनी ESOPs लेके आना चाहे तो रेजोल्यूशन क्या पास होगा? पब्लिक कंपनी ESOPs लेके आना चाहे तो उसको पहले जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लाने का सोच रही है तो उसको जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी सोच रही है तो उसको जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 2 रेजोल्यूशन पास। अब आते हैं डेफिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की। एज पर दी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होती है? एम्प्लॉय की डेफिनेशन पहले तो होती है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, चाहे वो काम कर रहा है इंडिया के अंदर या वो काम कर रहा है आउटसाइड
इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया। दूसरा, या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और डायरेक्टर में कौन आएगा? वेदर फुल टाइम डायरेक्टर और नो, वेदर फुल टाइम डायरेक्टर, बट डायरेक्टर में और कौन नहीं आएगा? बट नॉट इंक्लूड, डायरेक्टर में कौन इंक्लूड नहीं होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड, डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा। बाकी डायरेक्टर में एक फुल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। पहला परमानेंट एम्प्लॉई, दूसरा डायरेक्टर। ये परमानेंट एम्प्लॉई या ये डायरेक्टर अगर कंपनी की होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, किसी कंपनी के होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई या डायरेक्टर, इनको भी आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में ही लोगे। वो भी किस डेफिनेशन में आएंगे? एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएंगे। एम्प्लॉय हैज डिफाइंड इन क्लोज ए, एम्प्लॉय हैज डिफाइंड इन क्लोज बी is a subsidiary in a India or outside India or a holding company of the India but does not include, but इसके अंदर क्या नहीं आएगा? बट एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर क्या नहीं आएगा वो बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर वो एम्प्लॉय नहीं आएगा, एन एम्प्लॉय जो क्या है, जो कंपनी का प्रोमोटर है या फिर प्रोमोटर ग्रुप के से क्या करता है? बिलोंग करता है। पहले तो ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी का प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है, वो कंपनी के एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। या कोई डायरेक्टर, या तो वो खुद से या अपने किसी रिलेटिव के साथ, कोई भी डायरेक्टर, दूसरा पॉइंट, कोई भी डायरेक्टर या तो वो खुद से या फिर अपने किसी रिलेटिव के साथ या किसी कंपनी के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड करता है मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, तो वो भी किसमें नहीं आएगा? वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, परमानेंट एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। बट कौन नहीं आएगा? वो एम्प्लॉय नहीं आएगा जो कंपनी का क्या है? प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है। या वो डायरेक्टर नहीं आएगा जो अपने खुद से या रिलेटिव के साथ या किसी कंपनी के साथ मिलके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10% से ज़्यादा क्या कर रहा है? इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब जब कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है, जब कंपनी क्या करेगी? रेजोल्यूशन पास करेगी, तो उससे पहले नोटिस भेजेगी।
रेजोल्यूशन पास करने से पहले मीटिंग का नोटिस इशू होगा और नोटिस के साथ क्या जाएगा, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट जाएगी। एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट, नोटिस के साथ एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट जाएगी और एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट के अंदर कंपनी क्या क्या चीज़ें बताएगी, कंपनी क्या क्या डिस्क्लोजर देके चलेगी ईसॉप्स के लिए। जब नोटिस इशू किया जाएगा मीटिंग के लिए शेयर होल्डर को, तो नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाएगी। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब दी जाएगी तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शन टू बी ग्रांटेड। कितने नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं। क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, कौन सी क्लास के एम्प्लॉय हैं जो क्या है, एंटाइटल्ड है, एलिजिबल है, किसके लिए, क्लास ऑफ एम्प्लॉय हु आर एलिजिबल, वो कौन सी क्लास के एम्प्लॉय हैं जो एलिजिबल है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए। तीसरा, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, अप्रेजल प्रोसेस क्या है, आपने किस तरह से डिसाइड किया कि इन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इनको ईसॉप्स के अंदर हिस्सा मिलेगा, वो क्या किस तरह से क्या है अप्रेजल प्रोसेस रही। पॉइंट नंबर डी, रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग एंड पीरियड ऑफ वेस्टिंग। अगर आप किसी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट क्या होंगी वेस्ट करने की, और कितने टाइम के अंदर आप वेस्ट करोगे, पीरियड ऑफ वेस्टिंग। मैक्सिमम पीरियड जिसके अंदर आप ऑप्शन जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ वेस्टिंग, मैक्सिमम पीरियड ऑफ वेस्टिंग। एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस, ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का प्राइस क्या होगा। पीरियड क्या होगा, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। पॉइंट नंबर 8, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड वो पीरियड होता है कि जितने साल तक आप सिक्योरिटी को शेयर को सेल नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने सेल ले लिया तो आप एक लॉक इन पीरियड होता है कि जितना वो टाइम जब तक आप अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को सेल नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी सारी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, आपको लर्न करनी पड़ेंगी ये जब आप नोटिस भेजोगे ईसॉप्स का अप्रूवल के लिए, है ना। नोटिस रिगार्डिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग, मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस, तो उसके साथ नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारे डिस्क्लोजर होंगे। अब बात करते हैं फ्री प्राइसिंग इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग पॉलिसी। ये कहना चाह रहा है फ्री प्राइसिंग कंफर्मिटी, फ्री प्राइसिंग कंफर्मिटी। कंपनी जो है, कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे रही है, ठीक है ना। ये कंपनी क्या है, इनके पास टोटली फ्रीडम है, आज़ादी है। किस चीज़ के लिए? इनके पास पूरी आज़ादी है, ये एक्सरसाइज जो प्राइस है ईसॉप्स का वो डिसाइड कर सकती है। एक्सरसाइज प्राइस को डिसाइड करने की इन कंपनी के पास पूरी फ्रीडम होती है। बट एक्सरसाइज प्राइस जो है, एक्सरसाइज प्राइस शैल बी इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन ये एक्सरसाइज प्राइस अकाउंटिंग पॉलिसी के कंफर्मिटी होना चाहिए। आप अकाउंटिंग पॉलिसी को पूरा फॉलो करोगे। समझ आ गई? भाई कंपनी के पास पूरी फ्रीडम है। जब ईसॉप्स के अंदर कंपनी के पास फुल फ्रीडम है एक्सरसाइज प्राइस को डिटरमाइन करने की। एक्सरसाइज प्राइस को डिटरमाइन करने की। बट एक्सरसाइज प्राइस shall be in accordance with the accounting policies। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज प्राइस shall be in accordance with the accounting policy। अब बात करते हैं रूल 12 सब रूल 4। स्टेट दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय वे ऑफ सेपरेट रेजोल्यूशन shall be obtained by the company in case of grant of option to employee of subsidiary company or holding company। अगर कोई कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के या अपनी सब्सिडरी कंपनी के, अगर कोई कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के या अपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को कोई ऑप्शन दे रही है, तो उसके लिए अलग से सेपरेट रेजोल्यूशन पास होगा। या फिर ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ड्यूरिंग एनी 1 ईयर इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशू कैपिटल। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को 1% से ज़्यादा, एक साल में 1% से ज़्यादा क्या कर रही है, इशूड कैपिटल का 1% से ज़्यादा ऑप्शन दे रही है, तब भी अलग से क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। समझ आ गई? तब भी अलग से रेजोल्यूशन पास होगा। आगे बढ़ते हैं। वरिंग द टर्म ऑफ ESOPs रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कहना चाह रहा है कि अगर ESOP जब कंपनी लेके आई, अगर कंपनी ऑप्शन लाने के बाद
उसकी टर्म एंड कंडीशन को चेंज करना चाहती है। अगर कोई कंपनी ESOPs को लाने के बाद, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को लाने के बाद क्या करना चाहती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करना चाहती है, तो कंपनी कर सकती है। उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रूल 12 सब रूल 5 स्टेट दैट कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन वरी द टर्म ऑफ ESOP not yet exercised by the employee provided such variation is not engaged भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई कंपनी ESOPs लेके आई है और अभी तक उस ESOPs को एक्सरसाइज नहीं किया गया, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकती है। बस क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई वो टर्म्स एंड कंडीशन जो चेंज हो रही है वो एम्प्लॉय के हित के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय के हित के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड। अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड। रूल 12 सब रूल 6 क्लोज ए स्टेट दैट देयर शैल बी a minimum 1 year between the grant of option and vesting of option। ये कहना चाह रहा है ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन के बीच में मिनिमम 1 ईयर एट लीस्ट होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एट लीस्ट होना चाहिए। In case where option are granted by company under employee stock option scheme in lieu of option held by same person under employee stock option scheme in another company। ये कहना चाह रहा है एक कंपनी थी ए ने अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर शेयर दे रखे थे, बट ए जो है वो बी कंपनी के अंदर मर्ज हो गई और इसके बदले में बी ने ए के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या किया, दिया। ए ने पहले वाले ESOPs के बदले में, ए के पहले वाले ESOPs के बदले में बी ने ए के एम्प्लॉय को अपना नया ESOPs इशू किया, ग्रांट किया। तो जो वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड जो है 1 साल का, वो एडजस्ट हो जाएगा, कंपनी हैज द फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक-इन पीरियड। आगे बात करते हैं कंपनी हैज फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक-इन पीरियड। कंपनी के पास पूरी फ्रीडम है, वो अपने अनुसार लॉक-इन पीरियड रख सकती है। नो राइट ऑफ डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल एक्सरसाइज ऑप्शन। जब तक एम्प्लॉय जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज ना कर लें, जब तक किसी एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया गया था, जब तक एम्प्लॉय उस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना कर ले, तब तक
एम्प्लॉय को कोई भी राइट टू डिविडेंड या फिर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, या फिर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ये बात कर रहा है। फॉर फ्यूचर रिफंड, बात करते हैं फॉर फ्यूचर रिफंड की। फॉर फ्यूचर रिफंड की बात करते हैं। Rule 12 sub rule 7 state that the amount, if any, payable by the employee at the time of grant of option may be forfeited by company if option is not exercised by employee within the exercise period। मान लो कोई अमाउंट था एम्प्लॉय ने दिया था ऑप्शन को परचेज करने के लिए, बट एम्प्लॉय ने एक टाइम पीरियड के अंदर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, तो जो उसने पैसा दे रखा था वो पैसा कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। या फिर दूसरा, अमाउंट में बी रिफंडेड टू एम्प्लॉय इफ द ऑप्शन आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन रिलेटेड टू वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एज पर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय ने पैसा दिया था, एम्प्लॉय ने पैसा दिया बट एम्प्लॉय ने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसके पैसे को जब्त कर लिया जाएगा। या दूसरा केस, अगर कंपनी ने उसे शेयर नहीं दिए, उसे क्या नहीं दिया, वेस्टेड नहीं दिया, ऑप्शन को वेस्ट नहीं किया, मतलब उसको शेयर नहीं मिले, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो उसका पैसा है रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कंपनी शेयर नहीं दे पाई तो उसके पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब कुछ कंडीशन होती है। जब कंपनी इशू ग्रांट करती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो ये है ग्रांट करती है, तो कुछ कंडीशन होती है। कंपनी कहती है कि द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। एक एम्प्लॉय जब एक ऑप्शन को ग्रांट किया जाता है तो किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने ऑप्शन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन, द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी प्लेज्ड, हाइपोथिकेटेड, मॉर्गेज और अदरवाइज अनकम्बर्ड और अलाइनेटेड। जब ऑप्शन ग्रांट किया गया है, उस ऑप्शन को ना तो प्लेज किया जाएगा, गिरवी रखा जाएगा, हाइपोथिकेट किया जाएगा, मॉर्गेज किया जाएगा। No person other than employee to whom option is granted shall be exercised to exercise the option। मतलब एम्प्लॉय के अलावा, एम्प्लॉय के अलावा कोई भी दूसरा पर्सन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं आगे। डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय हु वर ग्रांटेड विद ऑप्शन। अब बात करते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय को, यहाँ पे बात कर रहा है, अगर किसी एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया गया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया गया था, उसकी डेथ हो गई या उसकी कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होगी या उसने छोड़ दिया, तब क्या होगा?
उस केस में क्या होगा, बात करते हैं। रूल 12 सब रूल 8 स्टेट दैट, रूल 12 सब रूल 8 स्टेट दैट in the event of death of employee while in employment, all option granted to him shall such date vest in a legal year। मतलब अगर किसी एम्प्लॉई की अगर किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाए, अगर किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाए, तब जो ऑप्शन उसको ग्रांटेड किए गए थे वो सारे के सारे ऑप्शन जो है उसके लीगल ही है, मतलब उसके सन को, उसके बेटे को या उसके किसी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर एम्प्लॉई जो है उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव कट गए, अब वो जॉब नहीं कर सकता, उस केस में क्या होगा, अगर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, जितने भी ऑप्शन उसको ग्रांट किए गए थे हैज ऑन द डेट ऑफ परमानेंट इन एप्लीकेशन, उसकी परमानेंट इनकैपिटेशन शैल बी वेस्ट टू हिम ऑन दैट डेट। जितने भी ऑप्शन उसको ग्रांट किए गए थे सारे के सारे उसको क्या कर दिए जाएंगे, वेस्ट कर दिए जाएंगे। वेस्ट मतलब उसको सारे शेयर इशू कर दिए जाएंगे। तीसरा, इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉई का रेजिग्नेशन हो जाए, ऑल द ऑप्शन नॉट वेस्टेड इन द एम्प्लॉय हैज ऑन द डेट ऑफ the day expire, however the employee can exercise option granted to him which are vested within the period specified in this behalf subject to such terms condition under this scheme। मतलब वो उसको सिर्फ वही ऑप्शन मिलेंगे जो उसको वेस्ट किए गए हैं एज ए एम्प्लॉय, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था, बाद में उसको किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रिगार्डिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रिगार्डिंग पूरे का पूरा डिस्क्लोजर किस में दिया जाएगा, पूरे का पूरा डिस्क्लोजर दिया जाएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, पूरे का पूरा ऑप्शन दिया जाएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, पूरा डिस्क्लोजर इसका दिया जाएगा। बोर्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रिगार्डिंग पूरा डिस्क्लोजर देके आपको चलेगा। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। आगे बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। रूल 12 सब रूल 10 स्टेट दैट कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कंपनी एक रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मेंटेन करेगी, कौन से फॉर्म के अंदर, SH6 के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर मेंटेन करेगी, SH6 के अंदर। और उसके रिगार्डिंग जो भी ईसॉप्स की एंट्री होंगी सारी की सारी उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन होकर पर चलेगी। तो ये था पूरे का पूरा आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये पूरे का पूरा आपका क्या था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम था। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास आता है इश्यू ऑफ शेयर, ऑन प्रेफरेंस बेसिस, इश्यू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंस बेसिस। अब प्रेफरेंशियल ऑफर क्या होता है, हमारे पास एक ऑफर आता है प्रेफरेंशियल ऑफर। प्रेफरेंशियल ऑफर क्या होता है, प्रेफरेंशियल ऑफर प्रेफरेंशियल ऑफर क्या होता है, प्रेफरेंशियल ऑफर का मीनिंग होता है इशू ऑफ शेयर या अदर सिक्योरिटी,
इशू ऑफ शेयर या अदर सिक्योरिटी, जब कंपनी शेयर या सिक्योरिटी क्या करती है, इशू करती है। इशू ऑफ शेयर या अदर सिक्योरिटी बाय अ कंपनी टू एनी selected group of person on preferential basis। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है कि जब एक कंपनी कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर इशू करती है, बट डज नॉट इंक्लूड इशू ऑफ शेयर थ्रू पब्लिक इशू, राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्वेट इक्विटी शेयर्स या बोनस शेयर डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। इसका मीनिंग होता है issue of shares to the selected group of person, issue of share to the selected group of person। कंडीशन क्या होती है प्रेफरेंशियल ऑफर की, बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एथोराइजेशन होनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एथोराइजेशन होनी चाहिए। प्रेफरेंशियल ऑफर के लिए आपके आर्टिकल के अंदर क्या होनी चाहिए, एथोराइजेशन होनी चाहिए। द इशू हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर, और जो आपका इशू है वो ऑथोराइज होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा। तो ये आपका पूरे का पूरा ईसोप्स के बारे में एक पूरा क्या है, लेंथी प्रोसीजर है, जिसमें हम इसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे।